Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। Domestic stocks log modest losses. Sensex ends at 57,200 points. Nifty finishes at 17,102. Global equity indices trade mixed, and oil prices rise to trade above $90 per barrel mark. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 57,200 और निफ्टी 17,102 के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में मिला जुला दौर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव $90 प्रति बैरल के ऊपर दर्ज हुए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.1% की गिरावट से 77 अंक गिरकर 57,200 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8 अंक की मामूली गिरावट से 17,102 के स्तर पर दर्ज हुआ। बाजार में काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा। हालांकि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक लगभग 1% से अधिक की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। In the Sensex and Nifty news, at the stock markets, the Sensex at the BSE fell by 77 points, 0.13% to settle at 57,200. Nifty at the NSE slipped 8 points, 0.05% to finish at 17,102. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small cap outperformed the Sensex. The mid-cap surged by 1.02% and the small cap index climbed 1.07%. In the Sensex pack, shares of 14 companies climbed while 16 fell. NTPC was the top gainer as it surged 3.9%, followed by Sun Pharma, which added 1.9%. Indices gained 1.7%, while Mahindra & Mahindra and Wipro both rose by 1.4%. On the other hand, Maruti Suzuki lost 3% and Tech Mahindra declined by 2.4%. Power Grid fell 2.4% and ICICI slipped 1.6%. Sectorally, 14 indices gained and 5 indices declined. Healthcare climbed by 1.1%. Telecom sector added 0.9%. Tech and realty both rose at 0.8%. On the other side, BankX plunged by 0.8% and auto tumbled 0.6%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,947 companies gained while 1,417 companies fell. Shares of 94 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 4 पैसे की मजबूती से 75 रुपए 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स भी मामूली बढ़त से 57.4 के स्तर पर दर्ज हुआ। और हमारे साथ ऑनलाइन चर्चा के लिए मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। पुनीत, शेयर बाजार की अगर दशा और दिशा के बारे में बात करें तो मोटे तौर पे तो ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं बाजार में गिरावट है, लेकिन अगर हम विस्तृत बाजार को देखें जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप है तो वो उसके बावजूद भी 1% की बढ़त बनाने में कामयाब रहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें भी हम देखें कि जो बाजार की जो दिशा थी वहां पे तकरीबन 1950 कंपनियों में जहां पे आज मुनाफा दर्ज हुआ, लेकिन वहीं 1400 कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी दर्ज हुई। मोटे तौर पे एक विशेषज्ञ के तौर पे इसको किस तरह से आंकते हैं? क्या इसका सीधा संबंध आने वाले बजट के साथ जोड़ा जा सकता है या सिर्फ और सिर्फ वैश्विक घटनाएं ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? अमित, आपने बहुत अच्छा एक डिवीजन किया कि मार्केट में इस समय यदि हम हेडलाइन इंडेक्सेस देखें यानी निफ्टी और सेंसेक्स को देखें तो ऐसा लगता है कि बाजार में काफी गिरावट है। और यदि हम ब्रॉडर इंडेक्स को देखते हैं यानी स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स या बीएसई 200 या बीएसई 500, तो हमें लगता है कि वहां पर अभी भी तेजी बरकरार है। तो क्लियरली जो लार्ज कैप्स हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का डोमिनेंस बहुत है, वहां काफी होल्डिंग है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वहां हम गिरावट देख रहे हैं। और क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, भारत में नहीं पूरे विश्व भर में उनकी सेलिंग चल रही है, सारे विश्व के बाजार कमजोर हैं। तो वो हम साफ वो हमको दिखता है कि लार्ज कैप्स में और इंडेक्स में वहां गिरावट आ रही है। जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं और जो इंडेक्सेस हैं वहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का डोमिनेंस ज्यादा है।
फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां कम है, वहां हम देखते हैं कि वहां अभी भी एक ऑप्टिमिज्म, एक पॉजिटिव आउटलुक है और वहां पर अभी कोई बिकवाली नहीं है, बहुत बड़ी पैनिक नहीं है। तो ये एक साफ तौर से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो आउटलुक में फर्क है वो दर्शा रहे हैं इंडिसेस। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जब भी हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत लंबे समय तक बेचते हैं तो डेफिनेटली बाजार पे उसका एक नेगेटिव असर पड़ता है क्योंकि कंपनीज बड़ी है, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं। इसलिए मैं पूरे इसका निष्कर्ष ये है कि जो अभी ग्लोबल इवेंट्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स को, और बजट का जब बजट अनाउंसमेंट होगी अगले हफ्ते और उसके बाद हम उसका असर देखेंगे मार्केट्स के ऊपर, तो मुझे लगता है अभी ग्लोबल इवेंट्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। Puneet, are you concerned about the volatility index at 32.68 to be precise, up by 2.25%, and we saw the market plummet at 1:30 in the afternoon, just 2 hours before the closing bell. How would you look at the market coming on Monday with this background of volatility, and especially with the FII, FPI selling to the tune of 5,000 crore rupees today? So, like I said earlier, FIIs and FPIs have been big sellers, and on an average, they have been selling 5,000, 6,000, 7,000 crore worth of stocks, net selling over the last few days. And if you look at the volatility worldwide, if you look at the US markets, which are much bigger markets, there's a $20 trillion market cap, even there the volatility is even higher. The VIX in US has crossed 33, 34, like mentioned, and in India, the VIX, the volatility index, is about 20, 22. So clearly, there is great volatility globally and of course in India. Although I would say in comparison, volatility is somewhat less in India than in global markets. In this background, and with the kind of events that are unfolding, because there's earnings season going on, we have seen Tesla do very badly, we have seen Apple do very well. So it's all mixed across the board for global companies. In that background, I expect markets to remain volatile. On top of it, we have the budget being announced next week, so that will also add to volatility. So I think it is time to expect increased volatility, and therefore safe investors should really be on the sidelines and watch the market settle down. Well, Puneet, the reason why I mentioned the VIX for the US is because when the index opens earlier than our market, every time the market goes up, there's a trend that we have seen in the last week that the Sensex and Nifty also picks up as a result. But when the market goes down, then our market also follows suit and it plummets. Do you see that trend continuing in the coming week also? It's quite possible. Actually, it happened in the morning. Today markets opened quite high. In fact, Nifty was up by more than 220 points. And then over the span of the trading during the day, index really came down. And like you said, in the afternoon, it really crashed very, very sharply, led by banking index and by auto stocks. So clearly we saw FIIs selling and taking that opportunity of selling at high levels, and they sold down the stocks. So my own expectation is that right now the market is divided between people who very strongly feel that markets will go down when interest rates rise, while there is a camp which believes that it may not go down that sharply, and it can take the shock from interest rate increases. So clearly there is this division in the market right now, and I think the market movements are also reflecting that movement. For instance, today the Dow futures are down by again 400 points. So if you look at that, then we could expect Dow to open down by 400 points, and usually then it recovers this loss. So that's been the event that's been going on for quite a few days. पुनीत, दो तीन चीजों की तरफ, क्योंकि अब आगामी मंगलवार को जब भारत का राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा संसद में, उसमें तो लेखा जोखा होगा ही, लेकिन एक विशेषज्ञ के तौर पर एक आम आदमी की उम्मीदें हैं, और आम आदमी की ही क्यों, पूरे उद्योग जगत की भी उम्मीदें बजट से काफी सारी जुड़ी होती हैं। तो अगर बजट के पूर्वानुमानों पे या बजट से अपेक्षाओं के तौर पे मैं एक विशेषज्ञ के तौर पे आपसे जानना चाहूं कि उद्योग जगत की कितनी अपेक्षाएं हैं बजट से और एक आम आदमी की कितनी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि दोनों ने एक काफी सख्त समय देखा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से। तो इस दौर में उम्मीदें कितनी हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री के पास कितना बड़ा
रास्ता है जो उन उम्मीदों को कुछ पार कर सके, अगर आप हमको बता पाएं। देखिए, अभी नॉर्मली बजट पर काफी एक्सपेक्टेशंस होती है सभी को, और कुछ रिलीफ वो एक्सपेक्ट करते हैं, यूजुअली टैक्सेस में रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सरकार जो रिफॉर्म्स एजेंडा है या इकोनॉमिक एजेंडा है वो तो सारे साल इंप्लीमेंट करती है, पर टैक्स को लेकर खास तौर से काफी उम्मीदें हैं। और जैसा आपने कहा कि पेंडेमिक के दौरान पिछले 2 वर्षों में जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनको काफी हिट हुआ है, उनके बिजनेसेस को काफी इफेक्ट हुआ है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ रिलीफ सरकार देगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के पास बहुत हेडरूम नहीं है, खासतौर से क्योंकि उनको एक रिलीफ पैकेज देना है जो गरीब वर्ग है, वो काफी क्योंकि अनइवन रिकवरी रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं इकोनॉमी के जो काफी अच्छे रिकवर करे हैं, वहां काफी प्रॉफिट्स भी रहे हैं, मुनाफा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी सेगमेंट्स हैं इकोनॉमी के जहां पर रिकवरी उतनी अच्छी नहीं है और वहां पर सफर कर रहे हैं लोग। पुनीत, इस चर्चा को जारी रखूंगा, लेकिन उसके पहले पुनीत, मैं माफी चाहूंगा, वो इस चर्चा को जारी रखना है, लेकिन हमको लेना पड़ेगा एक कमर्शियल ब्रेक। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है, अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनीत, हम चर्चा कर रहे थे बजट से अपेक्षाएं और उसको पूरा करने के लिए वित्त मंत्री के पास कितना बड़ा दायरा मौजूद है। तो जैसा मैं कह रहा था कि इकोनॉमिक रिकवरी इवन नहीं है देश में, जिसे हम के शेप रिकवरी कहते हैं कि कुछ पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी वो रिकवर करके बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम और जो नीचे वर्ग पे जो आर्थिक दृष्टि से लोग हैं वो अभी रिकवरी नहीं करी है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को उनको रिलीफ देना चाहिए। इन्फ्लेशन एक चैलेंज है हमारे सामने, तो बहुत ज्यादा फिस्कल रूम नहीं है टैक्स कट के लिए, थोड़ा बहुत रिफॉर्म सरकार कर सकती है, तो मुझे लगता है इकोनॉमिक पॉलिसी या फिस्कल कंसोलिडेशन पर सरकार का ध्यान ज्यादा रहना चाहिए। Puneet, there appears to be a lot of systematic risk in the market which no one can avoid or hedge against. How do you reduce this with, the market risk, the stock markets falling, interest rates going up, inflation a cause of concern? How do you mitigate yourself against systematic risk as against unsystematic risk, which it can be you can mitigate it through a diversified portfolio of investments? How do you do it with systematic risk? So, Arjun, the only way, so there are two kinds of players in the market. One is the trader, who is a short-term player, and there's a long-term investor. Now, mostly the traders, they know how to hedge risks through derivatives, or they have their own stop-loss techniques. For long-term investors, I don't think they need to be worried about the cyclical ups and downs in the market. In fact, all cyclical downturns are actually an opportunity for investors to pour in money, and that is why we have the systematic investment plan. They should not focus on the market ups and downs on a daily basis. I think Indian market remains very robust and very good prospects of growth in future. So for long-term investors, they should just stay in the market and keep investing in a systematic manner. If they have handsome profits, there is no harm in taking some profits off the table right now and reinvest later. But they should not leverage themselves, because leverage, whenever you borrow and invest money or you take risks in the futures market, that is where the maximum risk in the market comes from. पुनीत, जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आगामी बजट से उम्मीदें, तो क्या लगता है कि सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो सरकारी खर्च है या सरकारी निवेश है, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, उसको कितना बढ़ा सकती है? और इसके साथ ही साथ, चूंकि हमने पिछले कई महीनों में देखा है कि जो रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की कीमतें हैं, उसमें बहुत ज्यादा उछाल आया है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो PVC हो, इस तरह की कितनी भी चीजें हैं, सबके दामों में बहुत तेज बढ़त हुई है। इस तरीके की चीजों के दायरे में उद्योग जगत को राहत देने के लिए सरकार के पास क्या फौरी उपाय हो सकते हैं? तो अमित, जैसा आपने कहा कि इन्फ्लेशन जो है ये ग्लोबल फिनोमेना है, पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो काफी तेजी से आगे बढ़े हैं, इन्फ्लेशन आया है, उसी से ये थोड़ा परेशानी उद्योग जगत के लिए आ रही है। गवर्नमेंट के पास वैसे देखिए कुछ बहुत कम हेडवे होता है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस को नीचे लाना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेंड है।
लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ हद तक आप टैक्स रिफॉर्म्स कर सकते हैं कुछ, और पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आप ये टैक्स रिलीफ दे सकते हैं, जिससे कि ये जो पर्टिकुलर परेशानी है उसको थोड़ा फेस कर सके। उसके साथ ही मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने, और खासतौर से इस वर्ष गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है। यदि आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट हमारा उतना नहीं है जितना यूजुअली हर बजट से पहले रहता है। तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तब शायद सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी और उससे सभी जो वर्ग हैं उनको उसका फायदा होगा। अच्छा, सरकार खर्चा बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही साथ रिजर्व बैंक और अगर बैंकों की स्थिति के बारे में हम बात करें तो बैंकों की दशा और दिशा, खासतौर पर रिजर्व बैंक के पास इस समय कितने साधन या संसाधन मौजूद हैं जो वो बाजार में उद्योग जगत को कहीं ना कहीं जो तरलता है, लिक्विडिटी है, वो पर्याप्त मुहैया करा पाए? देखिए, रिजर्व बैंक के पास तो बल्कि इस वक्त चैलेंज ये है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है बाजार में, जिसकी वजह से जो बड़े बिजनेसेस हैं उनको तो बहुत फायदा हुआ है। देखिए, उनका इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम रहे हैं, उसका क्लियर हम देखते हैं बेनिफिट हुआ है, उनकी बैलेंस शीट्स में बेनिफिट हुआ है, तो वो लिक्विडिटी वो विड्रॉ करना चाहते हैं क्योंकि वहां इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक टारगेटेड पॉलिसी लानी पड़ेगी जहां पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो लेस लिक्विडिटी का उनको खमियाजा ना अदा करना पड़े। उनको जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको अभी भी लो इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिले, आसान तरीके से पैसा मिले, जिससे कि वो अपने बिजनेस को सपोर्ट कर पाए। बड़े बिजनेसेस हैं वो बोरो कर सकते हैं, हाई कॉस्ट को भी बोरो कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक को एक डिफरेंट पॉलिसी लानी पड़ेगी जिसमें कि जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए वो राहत जरूर बनाए रखें while tightening the policy. Well, Puneet, this is my first pre-budget question. I've been asking a lot of market-related ones because it's related to what my co-anchors asked. How does the government in the budget reverse the what's happening in the global economic cycle through a domestic policy and influence a domestic economic cycle so that companies are able to recover and get the most out of the budget announcement, including MSMEs? So usually budget is a tool for government to change the tax policy. That is it's basically a fiscal tool because monetary tool is handled by RBI, which is on a bi-monthly basis they come out with a policy. Right now government has a huge challenge because they want to pass on fiscal benefits to consumer or to people of the country, but they do not have much room, first of all. Secondly, there's already a very high inflation. So if they reduce taxes and they try to increase consumption further, then we will see inflation go higher. So government has this very tightrope walk. And that is why I said that while government wants to tighten the conditions a little bit for large businesses, they must ensure that small businesses do not suffer in that process. So I think that it's a very tightrope walk that government has, and they must target the weaker section of society for support in this budget rather than looking at large businesses. Well, we're heading for a short commercial break. We'll be back with more on Market Mantra. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुझान नजर आया। अमेरिका के बेहतर आर्थिक आंकड़ों और एप्पल कंपनी की आय में बढ़त से मजबूती नजर आई। जापान का निक्केई 2.1% और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.9% की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 1.1%, चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1% और सिंगापुर के स्टेट बैंक सूचकांक में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। उधर यूरोपीय बाजारों के शेयर सूचकांक में मंदी नजर आई। जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांक 2% से 1.2% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the US stock markets. US stock fell yesterday as investors juggled positive economic news with mixed corporate earnings, geopolitical unrest and prospect of a more hawkish Federal Reserve. All three major US stock indices ended lower, having been whipsawed by uncertainty in recent days.
marked by wide fluctuations and heightened volatility. The Dow Jones Industrial Average fell marginally to close almost flat. The S&P 500 slipped 0.5%, and the Nasdaq Composite Index declined 1.4%. Puneet, apart from the systematic risk, there's also the unsystematic risk, which is specific to financial risk. How do you see U.S. companies dealing with debt versus companies which are cash rich, and how would they be impacted by the U.S. Fed decision on raising interest rates and bringing down liquidity? So in the U.S., the real challenge, so they have reasonable growth. They came out with numbers yesterday. It was 6.5% GDP growth, which was very impressive. So clearly U.S. economy is doing very well, but they also have to contend with very high inflation at 7%, which is the highest in last 40 years. So clearly the U.S. Fed has now changed its strategy completely to focus on fighting inflation. Having said that, market is already reacting to it. So you have stocks which are high-flying stocks like Netflix, which has fallen by almost 40-50% in last few weeks. You have Apple, you have Google, you have Facebook. All these stocks are down, and Tesla is down by more than 30-35%. So clearly, the U.S. market is already factoring in the impact on large businesses from this tightening. Good news is that it is already factored in. Like I said, all these stocks are down by 30-40% already. So market has factored that in, but it may take some more time to settle down. But I think most of that, already the market is telling us that there will be some slowdown in U.S. economic activity. It may not come to a halt, but it will definitely come down from 6.5% growth to maybe the long trend 3% growth or so. पुनीत, अमेरिका में अगर वहां का फेडरल रिजर्व, वहां का जो केंद्रीय बैंक है, अगर वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है, वहां की कंपनियों के लिए किसका फौरी तौर पर कैसा असर पड़ता है, वैश्विक बाजारों पर इसका कैसा असर पड़ता है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ भारत के बाजारों की बात की जाए, वहां पे अमेरिका में आर्थिक विकास दर बहुत बेहतर उनके आंकड़े नजर आए हैं, कंपनियों के नतीजे अच्छे नजर आए हैं, वहां पे ब्याज दरें बढ़ते हैं, उनका वहां पे क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजारों पर कितना फौरी और कितना सीधा असर नजर पड़ता हुआ आता है। हालांकि ये भी बात यहाँ पे जरूर मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह की आप भी जानते हैं कि ये ब्याज दरें जो प्रभावी होंगी अमेरिका में वो मार्च में होंगी, लेकिन अभी से उसका जो डर है वो शायद बाजार को डरा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये बात तो तय है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स जो करीब 0% है, 0.25% के आसपास है, वो बढ़कर के आने वाले समय में 2% से ज्यादा हो जाएंगे। तो जो यील्ड्स हैं, यानी जो कंपनीज जो बोरो करती हैं बॉन्ड से, उसका जो दर है वो काफी बढ़ने वाली है और ये असर भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा। तो भारत में भी इंटरेस्ट रेट, इनफैक्ट 10-year बॉन्ड यील्ड भारत में ऑलरेडी 6.6 और 6.7 पहुंच गई है, इन एक्सपेक्टेशन कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। कंपनियों के प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ता है क्योंकि वो बोरो करते हैं तो उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा असर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं पड़ेगा। इससे स्टॉक मार्केट इज मोर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि वहां पैसा जो है वो आउटफ्लो हो जाता है, इन्वेस्टर पैसा निकाल लेते हैं। पर मुझे लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरेस्ट रेट से नहीं ज्यादा प्रभावित होगी, लेकिन मार्केट्स पे डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स विल गो टू बाइंग बॉन्ड्स रादर देन इक्विटीज। Moving on to the oil market now. Oil prices today rose, heading towards a sixth consecutive weekly gain as geopolitical tensions continue to raise supply concerns. In intraday trade, Brent crude was trading around $90.20 per barrel, while WTI crude prices were at $87.30 per barrel. Just specific to geopolitical tensions, even last week you mentioned about Russia's attempt or rather attacking Ukraine, and its designs over that period for a very long time is right now affecting oil prices. How long do you see this continuing, and what is the range of oil prices that you see in the near term, and do you see OPEC actually arrested when they meet? So I think the Russia-Ukraine crisis is going to continue for quite some time. I don't see any reason to believe that it will be resolved in a hurry. It's a big international issue. It may take time, and it will keep pushing energy prices higher in Europe and therefore all over the world. OPEC, I think, will have to act to arrest this increase in prices, because otherwise there will be long-term damage to oil demand. And already they are facing a challenge in terms of electric vehicles. So I think OPEC will raise output further when they meet next, I think next month.
What is the rate at which we are buying oil, and how do you see our strategic oil reserves countering this? If this carries on, oil prices going up, and OPEC is not able to arrest the slide, because consumers would be affected at the retail level. So India buys what is called a basket of, so we have an Indian oil basket we buy from different countries. The average is about $87-88 right now, and which is very high and that's why despite the cut in taxes, we have, pump prices are still very high. I think India will continue to face this challenge for quite some time, and strategic oil reserves are not sufficient to meet the demand for the country as a whole and for prolonged periods of such increased prices. So I think we'll face this challenge for quite some time. Well, there was an oil bill of almost $10 billion. This is when we were able to reduce the current account deficit. How do you see this oil bill impacting what is going to be announced in the budget? So I think this will continue to be a pressure on the fisc, because we import 90% of our oil requirement. Oil prices are very high, and suddenly our oil imports have gone up. So consumption has also gone up, and prices have also gone up. So clearly it is going to be a major hit on our external accounts, external debt. But I hope that India's foreign exchange reserves are so strong that it will not disturb our economic balance, but it will be a strain on our resources. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी के वायदा कारोबार में सोना 300 रुपए के नुकसान से 47,610 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 370 रुपए के नुकसान से 61,575 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजार में सोना गिरावट से $1,785 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी गिरावट से $22.50 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, सोने के प्रति शायद भारतीयों की जो आप चाहत है वो जानते ही हैं, उसी पे एक छोटा सा सवाल मैं जरा जानना चाहूंगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और वैश्विक बाजार में जिस तरह से हमने भी चर्चा करी कि ब्याज दरों में अमेरिका ने बढ़ा दिया है, डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती है, क्या सोना इस जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसके बीच में कुछ अपनी चमक बिखेर सकता है? देखिए, सोने में बहुत भारी गिरावट आई है पिछले 2-3 दिनों में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जैसे बढ़ता है तो गोल्ड में हमने गिरावट देखी। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड यह है कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा है तो गोल्ड के दाम बढ़ते हैं साथ में, तो इट बिकॉज इट्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो मुझे लगता है आने वाले समय में गोल्ड में थोड़ी हम तेजी देख सकते हैं और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। So we looked at the futures market prices here. Spot market, it fell today. Do you see that happening on Monday as well? Very briefly. I think so, because we usually follow the global trend. So definitely Monday will also be, gold will be under pressure. पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks logged modest losses. Sensex ends at 57,200. Nifty finishes at 17,102. Global equity indices trade mixed, and oil prices rise to trade above $90 per barrel mark. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.